के बारे में चर्चा हुई थी। अभी हम लोग परसेंटेज की दूसरी पार्ट देखेंगे और इसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेके चले हैं हम लोग। पहली सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? कमीशन का खेल है। कमीशन का खेल है बच्चों। और यहाँ पे कहता है कि सेल्समैन अलाउड 16.66% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम, है ना। एक सेल्समैन को, एक विक्रेता को उसके द्वारा कुल बिक्री पर 16.66% का कमीशन मिलता है एंड बोनस ऑफ 3.33% ऑन द सेल ओवर 18,000। बोनस ऑफ 3.33% ऑन द सेल ओवर 18,000। 18,000 से ज्यादा के सेल पर उसे 3.33% का बोनस मिलता है। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 9720, फाइंड द टोटल सेल। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, है ना। देखिए क्या कहता है। अगर हम इसको कंसेप्चुअली बात करें बच्चों, तो हम कहें कि मान लिया जाए कि टोटल जो सेल है वो हमारा कितना है? X रुपए का है। टोटल जो सेल है वो कितने का है? X रुपए का है ना। और बोलता है क्या कि जितना भी सेल करिए उस पे हम आपको बोनस कितना देंगे? तो बोनस हम आपको देंगे 16.66%, ठीक है। लेकिन बेटा यदि 18,000 से ज्यादा का बोनस करोगे तो उस पे हम आपको 3.33% का क्या देंगे? बोनस देंगे, है ना। यानी अगर हम टोटल सेल मान के चल रहे हैं बच्चों की, टोटल सेल हमारा X है, तो इस X पे, टोटल सेल पे हमको कितना मिलता है? 16.66%। 16.66% मतलब क्या होता है बच्चों? 1/6। यानी टोटल सेल X है तो X का 1/6 हमें क्या मिल गया? कमीशन मिल गया। प्लस अब यहां पे देखो, समझना बात को। अब यहां पे देखो कहता क्या कि 18,000 से ज्यादा का सेल, यानी टोटल सेल X है, इसमें से अगर हम 18,000 घटा दें तो X माइनस 18,000 जो है, इस पे हमको क्या मिलता है? इस पे हमको मिलता है 3.33% का बोनस। तो 3.33%, पिछली वीडियो में हम आपको बताएं कि 3.33% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/30। यानी इस पे हमको क्या मिलता है बच्चों? 1/30 मिलता है ना। इस पे क्या मिलता है? 1/30 मिलता है। और इस प्रकार सेल्समैन की जो इनकम होती है वो 9720 रुपया होती है। तो पूछा है कि टोटल सेल बताओ। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट जरूरी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब रह जाती है मैटर जुगाड़ की, कि जुगाड़ क्या हो सकता है सर, कैसे क्या हम भाई कैसे सोल्यूशन करेंगे जल्दी में। तो जुगाड़ क्या होगा? तो उसके लिए देखो जुगाड़ क्या बनेगा, तो देखना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं इसकी, है ना। तो आजा जुगाड़ पे आते हैं। कैसे क्या सोचना है, मतलब कहा जाता है बच्चों की थिंकिंग का कलेक्शन हो गया, समझो सिलेक्शन हो गया। सोचने की क्षमता को निखारना है ना। यदि आप सोच लिए तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए कंसेप्ट जरूरी था। तो देखो क्या कहा क्या कि यदि 18,000 तक का सेल करोगे, 18,000 तक का सेल करोगे तो हम जो कमीशन तुमको देंगे वो 16.66% का देंगे। कितना देंगे? 16.66% का देंगे। लेकिन यदि तुम 18,000 से ज्यादा का सेल करते हो तो हम तुम्हें 3.33% का क्या देंगे? बोनस देंगे। 3.33% का बोनस देंगे। देखो बात को समझना। अब यहां देखो 18,000 तक तो 16.66% मिल ही रहा है, और उसके आगे भी यदि हम सेल करते हैं तो ये 16.66% तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन साथ साथ हमें 3.33% का बोनस मिलेगा। यानी हम कहेंगे बच्चों कि यहां से हमें आगे टोटल कितना परसेंट मिलने वाला है? 20% मिलने वाला है ना। 18,000 से यहां से हम लोगों को टोटल कितना मिलने वाला है? 20% मिलने वाला है। यानी हम सिंपल सी बात करें, सिंपल सा सोचना है, सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। देखो अभी जो ये टर्म कंडीशन के अनुसार सेल्समैन की जो इनकम है वो 9720 रुपया है। ये T&C के अनुसार सेल्समैन की इनकम 9720 है। अब जैसे मान लो कि आप सेल्समैन हो, अब कोई पूछ दिया कि आपकी सैलरी क्या है, तो आप कह रहे हो कि सर 18,000 तक की सेल करते हैं तो इतने % का कमीशन मिलता है, उससे ज्यादा की सेल करते हैं तो हमें बोनस मिलता है। तो आप खुद सोचो ना, अगली जो आपसे पूछ रहा है, अगला जो इंसान आपसे पूछ रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार घींच पीच लग रहा है कुछ, है ना, घींच पीच लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे एक सैलरी ऐसे वगैरह, थोड़ा
आप भी उसको समझा नहीं पा रहे हो कि कैसे समझाओ कि कैसे आप उसको अपने जॉब में ले सके। तो देखो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचना कि ये 18,000 तक के सेल पे 18,000 से जितना ज्यादा का सेल करते इधर तो हमें 20% मिल ही रहा है। काश यहां पे भी मालिक हमें बोनस दिया होता, काश सोचना, काश इस 18,000 पे भी हमें मालिक बोनस दिया होता तो हमें अरे जो इनकम होती वो 9720 तो हो ही रही है, प्लस यहां पे भी यदि हमको बोनस मिलता तो ये 18,000 का 18,000 का 1/30 पॉइंट, जैसे 3.33% का बोनस है, 3.33% इज इक्वल टू 1/30 है ना, यानी 1/30 यहां से हमें बोनस के रूप में और मिल जाता और इस प्रकार हमारी जो इनकम होती वो 9720 प्लस 600, यानी कुल मिला के अगर हम बात करें बच्चों तो 0, 2, 3, 10,320। अगर बोनस वहां पे भी दे दिया होता तो सेल्समैन की टोटल इनकम 10,320 होती और सेल्समैन कह सकता था किसी को इजी वे में कि हम लेते क्या हैं, तो लेते हैं टोटल सेल का कितना परसेंट, टोटल सेल का 20% है ना, टोटल सेल का 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,320। क्लियर है, टोटल सेल का 20% इज इक्वल टू 10,320 और हमें निकालना है टोटल सेल, तो टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल सेल 100% इज इक्वल टू कितना, तो ये देखो ये आपको मार्कर कितना गुना कर रहा है, ध्यान समझना, ये आपको मार्कर 5 गुना कर दिया तो आप छोड़ दोगे, आप भी मार्कर 5 गुना करोगे, तो 5 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0, 2 गुना 5 0, 5 या 15 1 16, 6 कैरी 1 हो गया, 10 5 50 और 1 यानी 51,600 रुपया आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, सही ये भी कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि एक सेल्समैन जो है मेक्स अ कमीशन ऑफ X%, मेक्स अ कमीशन ऑफ X% ऑन द फर्स्ट 2400 वर्थ ऑफ सेल एंड Y% ऑन ऑल फर्दर सेल। मतलब एक सेल्समैन 2400 की बिक्री तक X% का कमीशन लेता है और उससे ज्यादा का यदि वो सेल करता है तो वो Y% का कमीशन लेता है, बात को समझना। और बोलता है क्या कि 5400 का सेल करता है किसी महीने में, वह 5400 का सेल करता है तो 1400 का कमीशन उसका टोटल होता है। सिंपल सा बात है, समझो बच्चों। देखो हता क्या है कि ये 2400 है, अब देखो धीरे धीरे हम लोग फास्ट होते जाएंगे, सोचेंगे 2400 का X%, अब यहाँ पे देखो परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट से हम ये 2 शून्य कैंसिल तो कर सकते हैं, यानी सीधा सीधी हम बोले तो 24x, यहां से हमको मिला 24x। अब देखो 5400 की टोटल सेल किया है, 5400 की टोटल सेल किया है, उसमें से 2400 हटा लो तो बच गए 3000। 3000 पे भी 22% है, अब 22% है तो परसेंट लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, परसेंट लगा हुआ है, यानी हम यहाँ पे कहेंगे 30/, और बोलो कहेंगे ना। और इस प्रकार टोटल इनकम जो उसकी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1400 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1400 हो जाएगी। क्लियर। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि दूसरे महीने में वह 8400 का सेल किया, 8400 का सेल किया, 2400 और 2400 का कमीशन उठाता है। देखो कंडीशन वही है कि 2400 तक X%, उससे ज्यादा पे 22%, यानी यहां पे भी बात करो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, और यहां पे बात करो तो 24x पे ये तो फिक्स ही है, प्लस यहां पे जो देखो यहां पे हो गया 60/, क्योंकि टोटल सेल जो है हमारा वो कितना है 8400 है, तो 60/, इज इक्वल टू यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो उसकी कमीशन आ रही है वो 2400 आ रही है, दैट इज समीकरण 2। अब यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो 24x तो आपकी कैंसिल ही है, तो यहां से अगर हम बात करें तो -30/, है ना, -30/, इज इक्वल टू -1000। क्लियर है। यहां से अगर आप बात करोगे तो y बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 100/3, यानी अगर हम बात करें 100/3% आ गया यहां से y बराबर। अब देखो यहां पे करेंगे क्या कि ये 30/30 बराबर 1000 जो है इसे ले जाके हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं।
इसे ले जाके इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हम सीधा सीधी कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे कि 24x इज इक्वल टू कितना 400। 24x इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 400 अपॉन कितना 24 है ना, 400 अपॉन 24 यानी 100 अपॉन कितना 6, 100 अपॉन 6 हो जाएगा। 100 अपॉन 6 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 16/3%। अरे बात समझ रहे हैं, यहां से यहां पे बात कर लें तो 33/3%। लेकिन हमें तो निकालना क्या है, हमें निकालना है कि x और y का औसत, औसत तो समझ ही रहे हो, x और y का औसत हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ लो 33/3 प्लस 16 2/3 डिवाइडेड बाई 2, यानी अगर कैलकुलेट करोगे तो 25%। क्लियर है, क्लियर है ना, एक बार रिपीट करके फिर से देख लेना, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है ये। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अब देखो कमीशन दे दिए तो अब इनकम की बातें हो रही है। बोलता है क्या कि अ मैन स्पेंड्स 20%, अमैन, देखो आसान सवाल है ये, ठीक है, इस टाइप की सवाल पिछले वीडियो में हम नहीं करा पाए थे इसलिए इस बार ले लिए। अ मैन स्पेंड 20% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड। देखो ध्यान समझना, सबसे पहले तो बच्चों क्या है कि 20% इज इक्वल टू क्या है, 1/5 होता है ना, बात को समझते चलो। 20% इज इक्वल टू 1/5 हो गया, है ना। शेष का 25%, देखो सबसे पहले तो जितने भी परसेंटेज फ्रैक्शन इस्तेमाल हो रहे सब लिख लो। अब देखो मान लेते हैं कि, मान लिया जाए कि इंसान की जो इनकम है ना, मान लेते हैं कि इंसान की इनकम कितनी है, x, मान लेते हैं कि इंसान की इनकम x है, और ध्यान समझो कि एक आदमी जो है अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड, भोजन पे खर्च करता है। 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो 20% मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5, यानी उसकी इनकम 5 है, उसमें से 1 उसने खर्च कर दिया, यानी बच गया कितना 4, यानी 4/5। क्लियर है। अब देखो शेष का, यानी अगर हम बात करें शेष का 25% शिक्षा पे खर्च करता है, यानी अगर हम बात करें कि अब उसकी इनकम 4 है, उसमें से 1 उसने कहां खर्च कर दिया, एजुकेशन पर खर्च कर दिया, 1 एजुकेशन पे खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना, 3 बचा। अरे 4 थी इनकम, उसमें से 1 एजुकेशन पे खर्च हो गए, तो अब बच गई कितनी 3/4। अरे सिंपल सी बात है, 25% मतलब 25% खर्च हो रहे हैं, तो 75% बच रहे, 75% इज इक्वल टू 3/4 कर सकते हैं हम लोग, है ना। पुनः फिर बोलता है कि फिर शेष का 25% कहां खर्च करता है, कपड़ों पे खर्च करता है, तो फिर शेष का 25% बचा खर्च करता है बच्चों, तो फिर शेष का 75% क्या करता है, बचाता है, तो शेष का 75% यानी 3/4 पुनः कह सकते हैं 3/4। और इस प्रकार उस बंदे की जो इनकम है वो कितनी है, 900 है। इस प्रकार उस बंदे की इनकम कितनी है, 900 है। और इस प्रकार हम कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो ये 100 चांस में कट जाएगा, 100 चांस में कटेगा, तो इस प्रकार उस व्यक्ति की जो इनकम होगी वो 20 गुना 100 यानी कितनी हो जाएगी, क्लियर है, 2000। क्लियर है, गॉट इट। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, और इसमें सबसे पहली चीजें तो है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। फ्रैक्शन से परसेंट जब आप कन्वर्ट कर लोगे तब ये सवाल बहुत आसान है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग करते क्या है कि परसेंट से फ्रैक्शन कन्वर्ट करके रख लेते हैं पूरा का पूरा। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, 31.25%, 31.25%। अब हम जानते हैं कि 6.25% इज इक्वल टू कितना होता है, 1/16। तो 31.25% तो आप देखोगे कि 5 गुना है, तो हम इसको कह सकते हैं 5/16। बोलो कह सकते, देख पा रहे हो ये 5 गुना जा रहा है ना। फिर दूसरा है शेष का 30%, 30% मतलब तो हम लोग जानते हैं 30% मतलब 3/10, समझ पा रहे हो। फिर है 42.84%,
तो हम जानते हैं कि 14.28% इज इक्वल टू होता है 1/7। तो 14.84 है, मतलब हम कह सकते हैं 14.84% इज इक्वल टू कहेंगे कितना हो जाएगा 3/7। क्लियर है। फिर हमारा यहाँ पे ब्रेक कर गया सवाल ब्रेक कर गया। 500 रुपया यहाँ पे क्या कर रहा है, दान कर रहा है। 500 रुपया यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, दान कर रहा है। फिर आ गया यहाँ पे हमारा है 45%, 45% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/20, 9/20 है ना। फिर शेष का 36.36%, 36.36%। सबसे पहले देखो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ऐसे आप लोग भी कन्वर्ट करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो। 9.09% इज इक्वल टू क्या होता है, 9.09% इज इक्वल टू क्या होता है 1/11। 9.09% इज इक्वल टू 1/11 है ना। तो 36.36% मतलब आप देख रहे होगे कि 4 फोल्ड हो रहा है, यानी 4/11। क्लियर है। अब लास्ट में एक और है हमारा 35.70, 35.70% है ना। तो हम जानते हैं कि 7.14% इज इक्वल टू क्या होता है 1/14 होता है। 7.14% इज इक्वल टू 1/14 होता है। तो 35.70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो कि 5 गुना मतलब 5/14। तो सबसे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट कन्वर्ट कर लीजिए। और कन्वर्ट करने के बाद सवाल को क्या करिए, इस टाइप की जितनी भी सवाल है सबको पीछे से बनाइए, है ना। इस टाइप की जितनी भी सवाल है सबको पीछे से बनाइए। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कंसंट्रेट रहना। बहुत अच्छा सवाल है और देखो कंसंट्रेट रहने की जरूरत है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उस बंदे की जो इनकम है, उस बंदे जो है वो बंदा बचा कितना रहा है, बचा कितना रहा है। तो सबसे पहले मैटर आती है बचा कितना रहा है, तो 1620। कितना बचा रहा है बच्चों, 1620 बचा रहा है। अब देखो 1620 बचा रहा है। नियत का तुलना नियत से करेंगे, ध्यान से रखना, नियत का तुलना नियत से करेंगे। यानी अगर हम बात करें, पीछे से आ जाओ, पीछे से आओगे तो देखो इनकम उसकी, देखो हम बताए थे कि डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगा, बाकी न्यूमरेटर एज पर सिचुएशन प्लस माइनस होते रहेगा। तो देखो ये जो 14 है वो हमारी इनकम है, उसमें से 5 रुपया वो क्या कर रहा है बच्चा, खर्च कर रहा है। ध्यान समझना, 5 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 14 कमा रहा है जिसमें से 5 खर्च कर रहा है। तो सेविंग उसकी कितनी आ गई, तो सेविंग आ गई कितनी 9। सेविंग कितनी हो गई 9 हो गई। अरे 14 में से 5 गया तो 9 हुआ ना। और हमें तो निकालना इनकम, तो इनकम के लिए हमें ऊपर क्या रखना पड़ेगा 14। यहां देखो यहाँ पे सेविंग था तो हम भी यहाँ पे सेविंग लिए। सेविंग का तुलना सेविंग से, जिसको निकालना है उसको ऊपर, है ना। नियत और नियति सिलेक्शन के प्रति साफ होनी चाहिए, है ना। तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो नियति साफ होनी चाहिए। तो देखो इनकम हमारी यहाँ पे देखो सेविंग कितनी है 1620 है, और यहाँ पे सेविंग कितनी है 9 है। इनकम निकालना है, इनकम 14। फिर पीछे आते हैं, अब फिर यहाँ पे आओगे तो देखो इनकम कितनी है, इनकम है बेटा 11, जिसमें से 4 रुपया वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 4 रुपया खर्च कर रहा है, यानी सेविंग कितनी कर रहा है, सेविंग कितनी कर रहा है, तो सेविंग 7 कर रहा है ना। सेविंग 7 कर रहा है, इनकम हो गई 11। अरे क्लियर है। यहाँ देखिए फिर उसी तरह से आ जाओ, इनकम है उसकी कितनी 20। ध्यान समझना, इनकम कितनी है 20, उसमें से खर्च कितना कर रहा है 9 कर रहा है। इनकम है उसकी 20, उसमें से खर्च कितना कर रहा है 9 कर रहा है, यानी 9 रुपया खर्च कर दिया। तो सेविंग हो गई उसकी कितनी 11। सेविंग कितनी हो गई उसकी 11, और इनकम कितनी हो गई 20। क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल को ब्रेक कर दो। क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ पे सवाल ब्रेक थ्रू लिया है और 500 धान वाली मैटर करा है। चलो इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये 11 आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो आप देखोगे कि 9 अगर हम बात कर ले तो इसको काटो तो 7 दूना 14 भी कट भी जाएंगे, ठीक है। अगर इसको काटो तो ये 18 9 62 से, यानी 180। देखो 180 189 जब 1620 करने से बेटर है, हमें तो यही लगता है 18 9 62 से कर लो
बचपन में पढ़े हैं हम लोग, है ना। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो उसकी इनकम जो आ रही होगी 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी कितना हो रही है उसकी इनकम 7200। देखो 7200 जो आ रहा है पैसा अभी उसके पास है, कब? दान देने के बाद। हम लोग सवाल को पीछे से चल रहे हैं, दान देने, यहाँ पे उसका पैसा अभी उसके पास कितना बच रहा है 7200। दान देने के बाद उसके पास बच रहा है 7200। अब देखो 7200 में फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका दान वाला पैसा यानी 500 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 7700। क्लियर है? 7700। अब अगर दान ना दे तो उसके पास पैसे बचेंगे 7700। फिर पीछे से आ जाते हैं बच्चों, तब देखो 7700, है ना। अब यहाँ पे फिर आते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ फिर से। इनकम देखो, इनकम कितनी है 7 है, उसमें से खर्चे कितने हो रहे हैं 3, तो बच कितने रहे हैं उसके पास 4, है ना। इनकम कितनी है 7। अरे क्लियर है सर? अब यहाँ पे फिर आ जाओ, इनकम कितनी है 10, उसमें से खर्चे कितने हैं 3, तो सेविंग कितनी हो रही है, सेविंग कितनी हो रही है 7। इनकम निकालना, इनकम कितनी है उसकी 10। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर आ जाओ, इनकम कितनी है उसकी 16, उसमें से 5 खर्चे हैं, तो सेविंग कितनी आ रही है 11, टोटल इनकम कितनी है 16। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब यहां से कैलकुलेट करो तो देखो 11 गुना 7 77, ये 100 चांस में कट जाएंगे, है ना। 4 से इसको काटो, 4 चांस में ये कट जाएंगे, यहां समझना 4 चांस में ये कट जाएंगे, तो 100 गुना 7 700, 700 गुना 10 7000, 7000 गुना 4, यानी टोटल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 28,000। क्लियर है? तो ये देखो अच्छा सवाल था, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। और यहां से जब हम ये इस टाइप के सवाल को बना लेंगे ना, तो फिर आगे इससे भी भारी सवाल अभी तक के नहीं आ सकता, इससे ज्यादा सवाल, इससे ज्यादा लेवल अभी तक नहीं आ सकता किसी भी बेसिक एग्जाम में बात करें। चलो अगले सवाल की ओर बढ़े, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 18%, देन द नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 7%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो जैसे अगर हम सिंपल वे में बात करें कि क्या बोला कि आयकर में 18% की वृद्धि हो जाती है, तो मूल इनकम जो है ना, प्रभावी आय जो है वो 7% घट जाता है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझाना चाहें तो देखो हमारी जो इनकम है वो 100 रुपये है, हमारी जो इनकम है 100 रुपये है। आप कह रहे हो कि सर आप लखनऊ में रह रहे हो तो आपको 10 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो नेट इनकम जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी 90 रुपीज हो जाएगी। नेट इनकम हमारी कितनी हो जाएगी 90 रुपीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर अब 10 ना, बल्कि हम कितना टैक्स लेंगे 20 लेंगे, अब हमारी मर्जी, हम 10 ना 20 टैक्स लेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, नेट इनकम 80 हो जाएगी, क्योंकि इनकम तो फिक्स ही है। अरे बात समझ रहे हैं ना। तो वाइस वर्सा का रिलेशन है। जैसे समझना 10 रुपया अगर तुम टैक्स बढ़ा लेते हो, टैक्स में 10 रुपया बढ़ाते हो, तो आप हमारी इनकम देखोगे कि 10 रुपया क्या हो गई, घट गई। टैक्स यदि 10 रुपया बढ़ता है तो नेट इनकम 10 रुपया क्या हो जाता है, घट जाता है। कल हो क्या आप कहोगे सर अब 5 रुपया टैक्स लेंगे, अच्छा पढ़ा रहे हो आप, 5 रुपया आप टैक्स लेंगे आपसे, तो हमारी नेट इनकम क्या हो जाएगी बच्चों 95 हो जाएगी, यानी नेट इनकम हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे? मतलब वाइस वर्सा का रिलेशन है। बात को समझ रहे हो? बात को समझना, क्या समझा रहा हूं मैं, है ना। तो देखो क्या कहता है सवाल कहता है कि इनकम जो है, इनकम आयकर में 18% की वृद्धि होती है, तो नेट इनकम क्या होता है, घट जाता है। मतलब पैसे दोनों तरफ से देखो 10 रुपया बढ़ा रहे थे, नेट इनकम 10 रुपया घट जा रही थी, है ना। तो बात करो तो उसी तरह से आ जाएगी कि टैक्स बढ़ गया कितना परसेंट बच्चों, 18%। टैक्स बढ़ गया कितना, 18%। तो नेट इनकम हमारी घट गई कितनी, 7% घट गई। नेट इनकम 7% क्या हो गई बच्चों, नेट इनकम 7% घट गई, है ना।
तो ये दोनों तरफ से पैसे क्या हैं, बराबर हैं। दोनों तरफ से पैसे क्या हैं बच्चों, बराबर है। ठीक है, देखो परसेंटेज चेंज होगा लेकिन पैसे दोनों तरफ से क्या चलेंगे, बराबर चलेंगे। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें कि टैक्स अपॉन नेट इनकम, टैक्स अपॉन नेट इनकम की बात करें तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 18। यहां से अगर हम बात कर लें बच्चों टोटल इनकम की, टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 7 यानी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। लेकिन हमें तो निकालना है क्या, हमें निकालना है टैक्स रेट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, टैक्स रेट निकालना है। तो देखो टैक्स कितना लगा भैया, 7 रुपया। टोटल इनकम कितनी है हमारी, 25, कितना प्रतिशत, इंटू 100। कैलकुलेट करोगे तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 28%। गॉट इट। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है बच्चों की फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। देखना यहां पे भी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो आप अंगूर से किशमिश बनते देखे होंगे, है ना। तो क्या होता है ना कि अंगूर में वाटर की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, और वही अगर बात कर ले किशमिश में तो वाटर की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। लेकिन पल्प दोनों तरफ से सेम होता है, पल्प जो होता है वो दोनों तरफ से सेम होता है। जितना पल्प आपके फ्रेश फ्रूट में होगा उतना ही पल्प आपके ड्राई फ्रूट में होगा, यानी दोनों तरफ से पल्प की जो मात्रा होगी वो दोनों तरफ से क्या होगी, सेम होगी। पल्प जो होगा वो 20 सेम होगा। तो देखो अगर हम बात करें बच्चों कि ताजे फल में पल्प तो हमारा 68%, सॉरी ताजे फल में वाटर हमारा 68% है, यानी अगर हम बात करें पल्प की तो पल्प हो जाएगा कितना, 32%। 32% ऑफ कितना, ताजा फल है कितना भैया, ताजा फल हमारा आप देख पा रहे होंगे कि ताजा फल कितना है, 100 है ना। तो 32% ऑफ 100 इज इक्वल टू सूखे फल, पल्प की मात्रा दोनों तरफ से सेम होगी। सूखे फल में देखो बेटा, सूखे फल में पानी कितना हो जाता है, सूखे फल में पानी हो जाता है 20%, है ना। इसका मतलब है कि सूखे फल में 80% पल्प हो जाता है। 80% ऑफ किसका, 80% ऑफ किसका, तो एक्स का। हमें यही तो निकालना है, 80% ऑफ एक्स, है ना। तो अब यहां से अगर बात करो कैलकुलेट करो तो ये तो परसेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 आप भी कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 चौका 32, ये भी 4 चांस में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 40। यानी कितना केजी सूखा फल बना सकते हैं, तो 40 केजी सूखा फल बना सकते हैं। तो देखो समझना क्या है ना इस टाइप के सवाल में कि कांस्टेंट कौन सा रहा है, कांस्टेंट कौन सी पार्ट है, पल्प है, चीनी है, नमक है, कौन सी पार्ट कांस्टेंट है, इसको हम लोग लेके चलते हैं। चलो इस पे एक सवाल और देखते हैं। सवाल क्या कहता है, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर कंटेन्स 5% शुगर इन मिक्सचर ऑफ 6 लीटर। चीनी और पानी के 6 लीटर के मिश्रण में 5% क्या है, चीनी है। 1 लीटर वाटर इज इवेपोरेटेड, देन फाइंड द परसेंट ऑफ शुगर इन न्यू मिक्सचर। 1 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है, तो आपको बताना है कि नए मिश्रण में चीनी का परसेंट क्या होगा। यहां से देखो अब क्या होता है ना कि पानी जब वाष्प बन के निकलती है ना, तो पानी वाष्प बन के सिर्फ पानी बाहर होती है, चीनी वहीं बैठ जाती है। यानी यहाँ पे भी बच्चों मैटर आ गई कि यहाँ पे फिक्स कौन सा हो गया, यहाँ पे भी फिक्स आपका क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया आपका, क्या फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे शुगर क्या फिक्स होगा, शुगर फिक्स हो जाएगा। जो शुगर आपके पहले था बाष्पीकरण के बाद भी वही शुगर होगा, है ना। जो शुगर पहले बाष्पीकरण के बाद भी वही शुगर होगा। यानी अगर हम बात करें 6 लीटर के मिश्रण 5% चीनी है, यानी 5% ऑफ 6 लीटर, 5% ऑफ 6 लीटर इज इक्वल टू, अब देखो 1 लीटर पानी बाष्पीकृत कर दिए तो चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x% होगा। हमें नहीं पता भैया x% ऑफ किसका, अब 1 लीटर पानी में बाष्पीकरण कर दिए तो बच गए कितने, 5 लीटर, है ना। तो लीटर से लीटर ही खत्म हो गए, और यहां से देखो परसेंट से परसेंट भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और ये 5 से 5 भी खत्म हो जा रहे हैं, यानी x बराबर कितना हो गया, 6। यानी अब देखोगे कि अब जो चीनी की जो सांद्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। अरे जाहिर सी बात है कि पानी को जब बाष्पीकृत करके निकालोगे ना, पानी को जब बाष्पीकृत करके निकालोगे तो मीठापन उसकी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी उसकी, और फलता चीनी मीठा हो जाएगा।
अब देखो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो एक पंडित जी वाला फार्मूला भी होता है कि 6 लीटर के मिश्रण में 5% चीनी है, 1 लीटर पानी निकाल दिए, पानी बच गया 5, कैलकुलेट करोगे तो भी उत्तर कितना। बात समझ रहे हो? तो ये पंडित जी वाला जो फार्मूला है ना, वो कितना याद रखोगे, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूले हो जाएंगे। उससे बेटर है बेटा कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, अपने आप सोच लोगे कि कैसे फास्ट होगा, है ना। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद करना क्या है, थिंकिंग का कलेक्शन हो गया, समझो सिलेक्शन हो गया, है ना। चलो आ जाओ, यहां पे देखो सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाता है। फ्रैक्शन और न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 150%, देन रिजल्टेंट फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। देखो सिंपल सी सवाल है। मान लेते हैं बेटा फ्रैक्शन हमारी x/y है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि x प्लस x का कितना परसेंट, 200%। x प्लस x का 200% अपॉन y प्लस y का 150% इज इक्वल टू जो फ्रैक्शन होता है वो 4 बट्टा कितना होता है, 5 होता है ना। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट जब आ गया हमें तब हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट जब हमारे पकड़ में आ गई तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेशन होगा, क्या चीजें यहां से बन सकती है। ये क्या होगा ना कि ये चीज चला जाएगा ऊपर, जो डिनोमिनेटर में बात कर रहा है वो आपका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में काम करने के लिए कर रहा है वो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। यानी सिंपल सी बात करें कि जो काम न्यूमरेटर में करने को बोले वो डायरेक्ट, अगर हम बात करें शॉर्टकट की, तो वो डिनोमिनेटर में काम हो रहा है, और जो काम डिनोमिनेटर में करने को बोला है वो काम न्यूमरेटर में हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम सीधा सीधे अगर हम बात करें तो यहीं से देखो कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो यहीं से हम जुगाड़ बना लेंगे कि जो भी रिजल्टेंट फ्रैक्शन है उस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को रख लेंगे, है ना। उसके बाद देखो करना क्या है, जो काम न्यूमरेटर में हो रहा है वो काम डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में, है ना। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या बोला था कि डिनोमिनेटर को 150% बढ़ाया जाता है। तो देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 150% बढ़ा दिए तो हो गया कितना, 100% प्लस 150% 250% हो गया। न्यूमरेटर में बोला है, ये काम डिनोमिनेटर में करने के लिए बोला था, ये काम हम लोग कहां करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, है ना। और न्यूमरेटर में क्या बोला था, 200% बढ़ाने के लिए। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% 200% बढ़ा दिए तो हो गए कितने, 300%, है ना। अब यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। 5 गुना 5, 5 5 25 कैंसिल हो गया, 5 गुना 6 5 31 कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 2/3। लेकिन यहीं पे उत्तर नहीं है हमारा। अगर फ्रैक्शन पूछा जाता ना, अगर फ्रैक्शन पूछा जाता कि बताओ मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हमारा 2/3 हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया है क्या कि हाउ मच परसेंट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर या स्मॉलर। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कितना परसेंट अधिक या कम है ना। तो देखो डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 3 है, न्यूमरेटर कितना है, 2 है ना। तो पूछा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है। तो देखो भरबली कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कहां से भैया, तो 2 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो भैया आ जाएगा 50%। और हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं है, और इस प्रकार हमारे सवाल का उत्तर नोनोक्ति। ठीक है, चलो अगले सवाल कर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, महाबोधि एक्सप्रेस में प्रत्येक डब्बे में जितनी सीटें हैं, इन महाबोधि एक्सप्रेस देयर आर मेनी नंबर ऑफ वैगन्स, द नंबर ऑफ सीट इज ईच वैगन आर नॉट मोर देन 1 पैसेंजर कैन हैव द सेम बर्थ। कहता है कि महाबोधि एक्सप्रेस में प्रत्येक डब्बे में जितनी सीटें हैं, एक्सप्रेस में उतने ही डब्बे भी हैं। मतलब अगर हम बात करें बच्चों कि एक्स सीट है, अगर बात करें कि एक्स सीट है, चलो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, आ जाओ।
सवाल कर रहा है कि मावोदी एक्सप्रेस में देखो, अगर हम बात करें बच्चों कि अगर x डिब्बे हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें कि x डिब्बे हैं, तो अगर डब्बा वैगन, अगर वैगन x हैं तो प्रत्येक वैगन में पैसेंजर भी कितने हैं? x ही हैं। पैसेंजर भी कितने हैं? x ही हैं। मतलब अगर 10 डब्बे हैं तो पैसेंजर भी कितने हैं? 10 ही हैं। अगर 10 डब्बे हैं तो पैसेंजर भी कितने हैं? 10 हैं। अगर 25 पैसेंजर हैं तो डब्बे भी कितने हैं? 25 हैं। अब देखो कहता क्या है कि एक से अधिक यात्री समान सीट नहीं ले सकता है, जो अभी कोरोना का हाल है ना। और बोलता है मध्यम डब्बे में 25 यात्री हैं। कितने यात्री हैं? ध्यान समझो, यहां से 25 यात्री हैं, जो कि अपनी क्षमता का 71.428% है। 71.428%। देखो भैया 71.428% इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/7। क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। क्लियर है? कैसे होगा वो चीजें बताई जाएगी। आपको पीछे भी बताया गया है कि 14.28% इज इक्वल टू 1/8, इसी का 5 टाइम्स है ना। तब देखो कि मध्यम डब्बे में, अगर मध्यम डब्बे की टोटल कैपेसिटी की बात करें तो टोटल कैपेसिटी 7 है, जिसमें से 5 यूनिट पैसेंजर बैठे हैं। और ये 5 यूनिट का जो मान दे रखा है, ये जो 5 यूनिट का मान दे रखा है, चलो आ जाओ, तो ये जो 5 यूनिट का मान जो दे रखा है वो कितना है? 5 यूनिट का जो मान दे रखा है, 5 यूनिट का मान जो दे रखा है वो हमारा है 25, है ना। और यहीं से अगर हम 7 यूनिट की बात करें तो 7 यूनिट बराबर हो जाएंगे 35। यानी अगर हम बात करें कि एक डब्बे में कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, 35 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इट मीन्स हम बात करें कि नंबर ऑफ वैगन भी कितने होंगे, यहीं से हम बात कर सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वैगन। नंबर ऑफ वैगन यानी डब्बों की संख्या भी कितनी है? 35 ही है। अब यहां से अगर हम बात करें टोटल पैसेंजर की, किसकी बात कर ले? टोटल पैसेंजर। टोटल पैसेंजर की बात करें तो टोटल पैसेंजर कितने हो जाएंगे? 35 इंटू 35, है ना। लेकिन बोलता क्या है बच्चों? 20% सीटें हमेशा खाली रहती है, यानी इसका 4/5 ही वैकेंट होता है ना। तो 5×7=35, 5×7=35। अब देखो यहां से कैलकुलेट करो तो 7 चौका 28, 35 गुना 28 करोगे, यानी कितना हो जाएगा? 35 चौके 140, 14 7 98, 980। यानी ट्रेन में कितने पैसेंजर बैठे हैं? तो 980 पैसेंजर। चलो तो ये क्लियर था। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है? अगला सवाल हम लोगों का कहता है कि यदि इन ए क्लास 50% ऑफ द बॉयज वर गर्ल्स, क्या कहता है कि 50% ऑफ बॉयज वर गर्ल्स, यदि एक वर्ग में 50% लड़के लड़कियां हो जाए तो लड़कों की तुलना में 50% अधिक हो लड़कियां होंगी। ध्यान से समझना, 50% लड़के, ध्यान समझना इस बात को, 50% लड़के जो है वो क्या बन जाता है भैया? लड़की बन जाता है। तो लड़कों की तुलना में 50% अधिक लड़कियां होगी। देखो लैंग्वेज का खेल है, सोचने की क्षमता को निखारो, थिंकिंग का कलेक्शन हो गया, समझो सिलेक्शन हो गया। 50% अधिक लड़कियां होगी, कहने का मतलब दिस इज बॉय एंड दिस इज गर्ल। और 50% मतलब बात करें तो 50% मतलब होता है 1/2। 50% अधिक लड़कियां होगी, कहने का मतलब है कि लड़के से लड़कियां 50% अधिक, यानी लड़कों की संख्या 2 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कियों की संख्या 1 बढ़ जाएगी और 1 बढ़ जाएगी, और इस प्रकार लड़कियों की संख्या हो जाएगी बेटा कितना? 3। अब बात को समझना कि लड़कियों की संख्या 3 कब होगी? लड़कियों की संख्या 3 कब होगी? जब 50% लड़के, 50% लड़के लड़की बन जाएगी। अब ध्यान समझो कि 50% लड़का लड़की बन गया, उसके बावजूद भी लड़के 2 हैं। उसके बावजूद भी लड़के कितने हैं? 2 हैं। अगर हम एक्चुअल में बात करें तो एक्चुअल में लड़कों की संख्या कितनी? 4 थी। लड़कों की संख्या 4 थी। इट मीन्स बात करें, अरे देखो 50% इधर जाने के बाद, 50% इधर जाने के बाद
50% इधर जाने के बाद आपके पास 2 बच रहा है। यानी अगर इसकी 100% की बात करें, इसके 100% की बात करें तो ये 100% इज इक्वल टू 4 तो होंगे, है ना। तो ये 4 हो जाएंगे, यहां से ही, यहीं से तो 2 निकल के आ जाएंगे। अरे ये 3 तब हुई ना जो पहले से लड़के 2 थे और एक लड़की 50% लड़के लड़की बन गई, यानी लड़कियां हो गई 3। इसका मतलब है कि लड़के लड़कियां पहले से 1 थी, लड़कियां पहले से 1 थी और लड़के लड़की बनने के बाद 2 बच रहे हैं, जबकि 50% लड़के लड़की बनी है। यानी एक्चुअल में कितने हैं? 4 हैं। एक्चुअल में कितने हैं? 4 हैं। तो अब यही पूछा है बच्चों कि एक्चुअल में लड़कियों का प्रतिशत बताओ। तो लड़की कितनी? 1। टोटल कितने हो गए? 5। अरे 4 और 1 5 हो गए। कितना प्रतिशत? तो इंटू 100। क्लियर है? इस प्रकार कैलकुलेट करोगे तो 20%। ठीक है, ये सवाल जो है ना वो कैट में आया था, कैट का पूछा हुआ सवाल है। चलो अगले सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि एक परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे भैया? तो इसका हिसाब किताब दो भैया। पहले 5 प्रश्न पूछे गए थे। 5% ऑफ द स्टूडेंट आंसर ऑल द क्वेश्चन। 5% छात्रों ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। यहां सब 5% छात्रों ने 5% छात्रों ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। ठीक है। एंड 5% आंसर नन ऑफ द क्वेश्चन। 5% छात्रों ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 5% छात्र किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, है ना। अब देखो होता क्या है कि शेष कितने बच गए भैया? शेष अब देखो, यहाँ 5% और यहाँ पे 5%, टोटल हो गया 10%, है ना। टोटल छात्र होते कितने हैं? 100%। 100% में से 10% तो चले गए, तो अब बच गए भैया कितने? 90%। अरे बात को समझ रहे हो ना। टोटल हो गए कितने? 90%। अब देखो, अब क्या कहता है कि 25% ऑफ रिमेनिंग आंसर ओनली 1 क्वेश्चन। 25% ऑफ रिमेनिंग आंसर ओनली 1 क्वेश्चन। तो ये रिमेनिंग जो है ना, रिमेनिंग कितने हैं? 90। और 90 का रिमेनिंग का 25%। 25% अगर हम बात करें तो 25% अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 90 का 25% कितना हो जाएगा? 22.5%। 22.5% कितने क्वेश्चन का उत्तर देते हैं? 1 क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, है ना। और बोलता है क्या कि 20% ने 4 क्वेश्चन का। देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे और लगा है भैया, ध्यान से समझना। यहीं पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे और लगा है, मतलब एंड। क्या लगा बच्चों? एंड जो है ना वो संयोजक का काम करता है, सेंटेंस को जोड़ता है। 20% यानी रिमेनिंग वाले में ही बात कर रही है। तो 20% यहाँ पे अगर हम बात करें 20% मतलब क्या हो जाएगा? 90 का 20% अगर हम बात करें तो 18, यानी 18% ने कितने क्वेश्चन का उत्तर दिया है? 4 क्वेश्चन का उत्तर दिया है। यानी 22.5 और 18, यानी यहां से अगर हम बात करें तो 40 पॉइंट कितना हो गया? 40.5। अब फिर से रिमेनिंग की बात कर लेते हैं। फिर से किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? रिमेनिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 90% से अभी तो 40.5% का हिसाब हो गया। अब बच गए कितने हमारे पास? तो बच गए कितने? तो 90 में से 40.5 को घटाते। देखो आराम से समझो चीजों को, कॉन्सेप्ट सीखो। 90 से 40.5 को घटाते हैं तो हमारे पास बच जाएगा बेटा कितना? 49.5। 49.5। फिर से बोल दिया क्या कि 24.5% छात्र 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब यहां से देखो 24.5% छात्र जो है वो 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं। कितने क्वेश्चन का? 2 क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब बच गया कितना हमारे पास? 25%। अब ये 25% कितने वाले बच गए? 1 वाले हो गए, 4 वाले हो गए, 2 वाले हो गए, सभी वाले हो गए, 5 के 5 वाले हो गए, 5 के कोई नहीं वाले भी हो गए। यानी ये 25% लोग हैं जो 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं। और यही 25% इज इक्वल टू जो वास्तविक में है कितने? 200। वास्तविक में है कितने? 200, है ना। तो पूछा है क्या हमसे कि कितने छात्र उपस्थित हुए? तो कितने छात्र उपस्थित हुए बेटा? 100%। और 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 गुना 100 मतलब कितना हो गया? 4 गुना हो गया।
है ना। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। तो 4 गुना करेंगे तो 200 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा, 800। और ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि 500 स्टूडेंट अपेयर्ड इन एन एग्जाम, 500 स्टूडेंट अपेयर्ड इन एन एग्जाम which consists of 3 paper, physics, chemistry and math. 42 students passed in physics only, 36 students passed in chemistry only and 52 students passed in math only, है ना। चलो ये थोड़ा सा देखो मैटर है वेन डायग्राम का। सबसे पहले तो हम लोग 3 डायग्राम तैयार करते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। नाम रख लेते हैं, एक का नाम रख लिए भैया मैथ, एक का नाम रख लिए हम लोग फिजिक्स और एक का नाम रख लिए केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो करता क्या है, 500 छात्र टोटल परीक्षा दिए। कितने छात्र परीक्षा दिए, 500। अब देखो कि फिजिक्स में 42 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली, ओनली वाला पार्ट। देखो सबसे पहले तो मैटर है कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। तो 42 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली, है ना, ये केवल वाली पार्ट है। 42 स्टूडेंट फिजिक्स, केवल फिजिक्स में पास होते हैं, है ना। और क्या बोला, 36 स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री ओनली, ओनली केमिस्ट्री, 36 स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास होते हैं। और क्या बोला बच्चों, 52 स्टूडेंट पास इन मैथ, 52 स्टूडेंट पास इन मैथ, ब्राह्मण स्टूडेंट जो हैं वो मैथ में पास होते हैं। Whereas 110 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 110 स्टूडेंट जो है वो कहाँ पास होता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्लियर है। एंड 112 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड फिजिक्स, 112 स्टूडेंट जो है वो मैथ और फिजिक्स में पास होते हैं। 112 स्टूडेंट जो है वो मैथ और फिजिक्स में पास होते हैं। दिस इज 112। एंड 118 छात्र गणित और रसायन में पास होते हैं, केमिस्ट्री और मैथ में पास होते हैं। कितने, 118, 118। 118 छात्र गणित और रसायन में पास होते हैं। अब देखो लास्ट में क्या बोला है ना कि 54 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 पेपर, 54 3 में, तीनों में। तो अब यहाँ से हम इजीली वे में हम इसको भर सकते हैं कि ये 54 है और ये पूरे के पूरे आम के दाम। ध्यान समझना, ये पूरे, इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो कलर अगर हम चेंज करें तो ध्यान समझो, ये पूरे आम का जो दाम है, पूरे आम का जो दाम है वो कितना है, 110। उसमें से 54 जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी गुठली निकल चुके हैं। तो अब बच गए कितने, बच गए हमारे पास 56। कितने बच गए, 56 बच गए। यहाँ पे देखो कि पूरा का पूरा 112 है। ये पूरे आम का दाम कितना है, ये पूरे आम का दाम 112 है। तो यहाँ पे देखो कि ये 54 हो गया, तो बच गए कितने, 58। क्लियर है। और अगर ये पूरे आम का दाम 118 है, पूरे आम का दाम 118 है, तो बच गए कितने, तो बच गए कितने, 8 में से 4 गया तो 4, 11 से 5 गया तो 6, 64। क्लियर है, सारा डेटा हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल क्या कह दिया कि एक सवाल क्या कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स ओनली, फेल इन फिजिक्स ओनली, केवल फिजिक्स में कितने छात्र पास हुए हैं, है ना। तो केवल फिजिक्स में कितने छात्र पास हुए हैं। अरे बेटा, जो छात्र मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए हैं, ध्यान समझो, जो छात्र मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए हैं वही छात्र तो केवल फिजिक्स में फेल हुए हैं, है ना। वही छात्र तो केवल फिजिक्स में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो ये ध्यान समझो, इस 64 को, ये 64 वैसे है ना जो मैथ में पास हैं, केमिस्ट्री में पास हैं, यानी केवल मैथ और केमिस्ट्री में ये 64 पास हैं, यानी ये 64 और किसी विषय में पास नहीं है। इसका मतलब है कि ये 64 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किस में फेल हैं भैया, अरे ये 64 मैथ और फिजिक्स में पास है, इसका मतलब तीसरे वाले विषय में ये क्या है, फेल है। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। चलिए अगली वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। जय हिंद।